दोस्तों, आनंद क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज एक नया सेशन स्टार्ट किए हैं इंडियन ज्योग्राफी का, भारत के भूगोल का एक नया सेशन स्टार्ट किए हैं। अब बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे और अंत तक बने रहिएगा। आपको देखिएगा कि बिना पेन कलम के उठाए हुए आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ तो हम प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम लिंक पे, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन जो ट्रिक वाइज चीज़ें पढ़ाएंगे और जितने भी पॉइंट आएंगे भूगोल के, ठीक है, बिना मैप के तो हो नहीं सकता भूगोल। अगर बिना मैप के आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो आप जान लीजिए आपको याद नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम मैप के जरिए आपको पूरा इंडियन ज्योग्राफी याद कराने की कोशिश करेंगे और ट्रिक के जरिए याद कराएंगे। आराम से आपको याद हो जाएगा, हर चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे भारत के पठार हैं, नदियाँ हैं और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, झरना, पृथ्वी का अक्षांश, देशांतर, इस तरह की जो चीज़ें हैं, हर चीज़ें आपको अच्छे से याद होने वाली हैं। तो कोशिश करिए कि आप लास्ट तक बने रहेंगे और लास्ट तक आपको देखिएगा काफ़ी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और जो भी सजेशन होगा, सुझाव होगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम चलते हैं सेशन की तरफ, स्टार्ट करते हैं। इसके पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशनल कोट्स आपको बता देते हैं, तो सुना देते हैं। जैसे कि है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, या मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। तो मैंने खुद से वादा किया है कि मैं कुछ कितना भी कठिनाई आ जाए, गवर्नमेंट जॉब निकालनी है, कैसे भी हो जाए, ठीक है, कैसे भी कितने भी मेहनत करने पड़े, रात दिन एक करना पड़े, लेकिन सपना अपना जरूर पूरा करना पड़ेगा। अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करना है, कैसे भी कितने भी मेहनत करनी पड़े। तो इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं, सेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आप बने रहिएगा सेशन में, आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाने वाली हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगेगा तो लास्ट में लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं सेशन की तरफ। जैसे एक क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। अब ये कहेंगे, बहुत से लोग बोलेंगे कि हमें तो ये तो पता है, इसके बारे में अच्छे से पता है, लेकिन हम इसमें कुछ चीज़ें ट्रिक वाइज पढ़ाएंगे। जैसे जितने भी अच्छा कर्क रेखा पे जितने भी क्या कहते हैं राज्य जाते हैं, हम सभी राज्यों के बारे में अच्छे से बताने वाले हैं, ठीक है। तो पहले कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस किन राज्यों से होकर गुजरेगी, नहीं गुजरेगी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय, ठीक है। तो झारखंड से पहली बात तो कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, झारखंड से गुजरती है। मिजोरम, मेघालय से नहीं गुजरती है और पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। तो कहां कहां से कर्क रेखा गुजरती है, हम आपको ट्रिक के जरिए बताएंगे। तो इसके पहले आप जान लीजिए कि कहां कहां से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के इन राज्यों से गुजरती, कौन कौन से है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब आप सोचेंगे कि याद नहीं हो रहा है, कैसे याद करें इसको। याद करने की एक ट्रिक हम लेके आए हैं, ठीक है। ट्रिक देखिए क्या ट्रिक है। ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। क्या ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम हो जाएगा, त्रा से त्रिपुरा हो जाएगा। देखो ध्यान से इसको देखो। मी से मिजोरम हो जाएगा, त्रा से जो हो जाएगा क्या, त्रिपुरा हो जाएगा, पा से पश्चिम बंगाल हो जाएगा और रा से राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गा से गमछा से क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश और छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झा से हो जाएगा झारखंड, ठीक है। तो इतने स्टेट हैं, कितने स्टेट हैं कर्क रेखा से, 8 स्टेट हैं। 8 स्टेट से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो समझ में आ गया, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरेगी, 8 राज्यों से। कौन कौन से हैं, मित्र पर गमछा झार, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये ठीक है होंगे। लेकिन इसको मैप में हम अगर याद करना चाहेंगे तो पहली बात अब ट्रिक लिख लीजिएगा। क्या ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक के हिसाब से आप इसको देखिएगा स्टेट को, तो आप आराम से याद हो जाएंगे। अब बहुत लोग मैप से याद करते हैं, तो उन लोगों के मैप भी हम करवा देते हैं। तो मैप में देखिए, मैप ये है और कहाँ कहाँ से गुजरती है, गुजरात के एरिया आप देख रहे हैं, ये गुजरात है, तो गुजरात से होकर गुजरती है। फिर उसके बाद राजस्थान है, तो ऐसे गुजरती है, ठीक है। तो राजस्थान भी आ जाता है, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। फिर क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश के बाद क्या आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ये वाला छत्तीसगढ़ वाला एरिया होगा, यहाँ से गुजरती है। फिर झारखंड आ जाएगा, झारखंड से होकर गुजरती है। तो झारखंड के बाद क्या आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। फिर बांग्लादेश चली जाती है, ठीक है, बांग्लादेश के बाद क्या आएगा, पश्चिम बंगाल के बाद क्या आएगा, भारत के स्टेट के अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के बाद आएगा त्रिपुरा, ठीक है, ये त्रिपुरा हो जाएगा, ये वाला एरिया। तो ये वाला त्रिपुरा एरिया हो जाएगा और त्रिपुरा के बाद क्या है, मिजोरम है, ठीक है, तो ये वाला एरिया हो जाएगा। तो ये जो रेखा गुजरती है, इसी रेखा पे
जितने भी स्टेट आते हैं उनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो आपको समझ में आएगा, मैप भी आप देख लीजिए। और दूसरा नंबर, अगर आपको मैप से नहीं याद हो रहा है तो मित्र पर गमछा जहाज, ये ट्रिक से आपको याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो आपको कर्क रेखा में गुजरने वाले जितने भी राज्य हैं सब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और कर्क रेखा पर मतलब कर्क रेखा होती क्या है, पहली बात ये जान लीजिए, कर्क रेखा क्या होती है। तो कर्क रेखा जो होती है, जो भूमध्य रेखा होती है, जो पृथ्वी का ग्लोब है, ये ग्लोब से, ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं इसे, ठीक है, इसी को भूमध्य रेखा बोला जाता है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। और इसी के जस्ट ऊपर जो 23.5 डिग्री होती है, 23.5 डिग्री जो होती है, ठीक है, एक मिनट, 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो ये जो ग्लोब था, ग्लोब के ऊपर वाला एरिया जो उत्तर वाला हो गया, नीचे वाला दक्षिण होता है, तो उत्तरी अक्षांश जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं, इसको मकर रेखा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। तो ठीक है, ये अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश को, और दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। और ये भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्या होती है कर्क रेखा, क्या होती है मकर रेखा, क्या होती है, समझ में आ गई बात। तो मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये तो याद हो गया होगा आपको, ठीक है, मैप के जरिए या फिर ट्रिक के जरिए आपको याद हो गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माथाभंगा नदी को निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा माना जाता है। अब ये जान लीजिए आप, जितने भी भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, वहां से जितने भी बॉर्डर शेयर करने वाली नदियां हैं, उनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है आपको तो आप जरूर पढ़िए उसके बारे में, और यहाँ हम भी क्लासेस में आपको बताते रहेंगे, और कोशिश करिए याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन नदियों के बारे में जो कुछ टिपिकल कुछ टाइप के पॉइंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, जो बॉर्डर शेयर करने वाली नदियां होती हैं, उनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में। तो माथाभंगा नदी निम्नलिखित में किस देश के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा माना जाता है, ठीक है, वो बनाती है तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या बनाती है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश में कौन नदी है, माथाभंगा नदी है, ठीक है, हो गया था। तो माथाभंगा नदी हो गई, आपको याद हो गया, माथाभंगा भारत और बांग्लादेश। भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है। अब ये बहुत से लोग देख रहे होंगे तो कहेंगे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप क्या पूछ लिए हमसे, ठीक है। तो ये सिंपल नहीं है, बहुत से बच्चे क्या बताएंगे, अगर भारत के राज्य उत्तर में कौन सा राज्य है तो आप अक्सर लद्दाख मार के आएंगे, पक्का है, जहां तक आता है। बहुत से बच्चे देख रहे थे, पूछे थे कई लोगों से, पता चला कि भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है, बोल दिए लद्दाख राज्य है, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर है। तो लेकिन इसमें दिक्कत है, भारत के उत्तर में क्या कहते हैं राज्य, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ये लद्दाख वाला एरिया जो है यहां से डिवाइड हो गया है, ऊपर वाला एरिया लद्दाख और नीचे जम्मू कश्मीर है। तो नीचे वाला जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, ठीक है। तो अगर राज्य की बात करेगा तो भारत के उत्तर में, ठीक है, भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है सबसे उत्तर में, तो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश है, ओके। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो लद्दाख हो जाएगा, लेकिन अगर राज्य की बात कर रहा है तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ओके। तो आप समझ गए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। क्या पूछ रहा है, क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के सबसे दक्षिण बिंदु क्या है, कन्याकुमारी है। वो पूछ रहा है कि इसके जो 4 कथन दिए इसमें से कौन सा कथन सही है। प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी हो, इस चारों कथन में से क्या मतलब सही है, मतलब कन्याकुमारी के हिसाब से जो पॉइंट है उसके हिसाब से इसमें चारों कथन में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो पहला पूछ रहा है कि कर्क रेखा के उत्तर में है कन्याकुमारी, यही तो कह रहा है, कर्क रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी है। दूसरा क्या है, भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है, भूमध्य रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी है। फिर मकर रेखा के दक्षिण में कन्याकुमारी है, और तीसरा है भूमध्य रेखा के उत्तर में। अब बातें समझ में नहीं आई होंगी कि क्या पूछा क्या है, बताना क्या है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से बच्चे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तो जान रहे हैं, जिसको नहीं पता हम बताते हैं मैप के जरिए क्या होती है भूमध्य रेखा। तो मैंने अभी बताया कि ये जो 0 डिग्री है, देखिए ये वाली रेखा जो देख रहे हैं, एक मिनट, हाँ, ये वाली जो रेखा देख रहे हैं ये भूमध्य रेखा है, ओके।
अब भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 0 डिग्री अक्षांश बोला जाता है। और इसके जस्ट ऊपर जो रेखा गई है, ये वाली रेखा, ये वाली, ये पृथ्वी भारत के बीचों बीच अफ्रीका होते हुए निकली है। तो भारत के इसको कर्क रेखा बोला जाता है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि ये 0 डिग्री बोला अक्षांश बोला, 0 डिग्री अक्षांश बोला गया, इसे अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है, और इसी को भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। पृथ्वी के बीचों बीच डिवाइड करती है रेखा। इसके जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री, जस्ट ये वाली रेखा जो मैं दूसरी वाली की रेखा खींचा हूं, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, जो उत्तरी अक्षांश होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कर्क रेखा बोला जाता है। और दक्षिणी अक्षांश जो होती है, ये वाली रेखा, ये वाली, ठीक है, ये वाली रेखा है, इसको बोला जाता है दक्षिण, क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोला जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोला जाता है, क्योंकि दक्षिण में है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए दक्षिणी अक्षांश बोला जाएगा। ठीक है, तो 23.5 डिग्री, तो इसको मकर रेखा बोलते हैं, ऊपर वाली कर्क रेखा बोलते हैं, बीच वाली भूमध्य रेखा बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब कन्याकुमारी है कहाँ? कन्याकुमारी भारत के एकदम नीचे, बीच में नीचे है। ठीक है, तो कन्याकुमारी भारत के एकदम नीचे है, तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ वाले एरिया पे है, यहाँ वाले हम बता देते हैं आपको। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, अब समझ में आ गई बात। देखो कहाँ पर है ये, क्या कहते हैं, कन्याकुमारी कहाँ पर, ये वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ पर एकदम यहाँ पर वाले पे। ठीक है, यहाँ पर कन्याकुमारी पे। अब पूछ रहा है कन्याकुमारी कहाँ पर लोकेटेड है, तो आप देख रहे हैं भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है। अब भूमध्य रेखा के दक्षिणी है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। और जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से दक्षिण में है। कर्क रेखा ऊपर वाली है, कर्क रेखा से दक्षिण में हो गई। ठीक है, तो कर्क रेखा से दक्षिण में हो जाएगी, ठीक है, कन्याकुमारी, और भूमध्य रेखा के उत्तर में हो जाएगी। अब बात समझ में आ गई, कर्क रेखा के दक्षिण में हो जाएगी, कर्क रेखा क्योंकि यही है। ठीक है, कर्क रेखा यही है, और भूमध्य रेखा क्या है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ये है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में हो जाएगी, कर्क रेखा के दक्षिण में हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया है, कर्क रेखा के उत्तर में कह रहा है, तो कर्क रेखा ये है, कर्क रेखा ये है, कर्क रेखा यही है ना, तो कर्क रेखा के उत्तर में तो ऊपर हो जाएगा, तो कन्याकुमारी ऊपर तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, तो भूमध्य रेखा ये है, भूमध्य रेखा यही है ना, तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, यहाँ पर कहीं है नहीं, कन्याकुमारी तो यहाँ है। ठीक है, कहाँ है कन्याकुमारी, यहाँ पर है, तो कन्याकुमारी वहाँ पर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मकर रेखा के दक्षिण में है, तो मकर रेखा कहाँ पर है, मकर रेखा ये है। ठीक है, मकर रेखा के दक्षिण में वो नीचे वाला पार्ट हो गया, यहाँ नहीं है। तो अब भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा ये हो गई, इसके जस्ट उत्तर में क्या कहते हैं, समझ में आ गई, भूमध्य रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी है ना, तो बात सही हो जाएगी। ये तो कौन सा सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में हो जाएगा। ओके, भूमध्य रेखा के उत्तर में हो, सही हो जाएगा, सही है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में आंसर सही हो जाएगा। ओके, मैप से समझ में आ गया कर्क रेखा क्या होती है, भूमध्य रेखा क्या होती है, और मकर रेखा क्या होती है, समझ में आ गई सब बातें। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या मकर रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा के क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा के ऊपर वाले हिस्से में क्या होते हैं, भारत वाला हिस्सा है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत पड़ जाएगा, तो कन्याकुमारी भी भूमध्य रेखा के क्या पड़ेगा, किस साइड पड़ेगा, उत्तर साइड में पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। हम चलते हैं मैप साइड में। ठीक है, 8 राज्यों से लगती है, बात तो सही है, ये तो सही बात सही है। 8 राज्यों में कहाँ कहाँ लगती है देखते हैं, मैप देखते हैं। तो मैप देख रहे होंगे आप, तो कहाँ कहाँ लगती है। अब ये हो गया उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश वाला एरिया ये हो गया, उत्तर प्रदेश की ये उत्तराखंड वाला एरिया हो गया। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, ये उत्तराखंड हो गया। ठीक है, एक हो गया, उत्तराखंड के बाद जस्ट उसके बगल में क्या है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाद है हरियाणा है, हरियाणा के बाद क्या है, हरियाणा के बाद क्या है, मध्य प्रदेश है। अच्छा, राज्य पूछा है तो ये दिल्ली भी चिपका हुआ है उत्तर प्रदेश से, लेकिन ये नहीं माना जाएगा क्योंकि केवल राज्य के बारे में पूछ रहा है, कितने राज्यों से लगती है। तो उत्तराखंड, ठीक है, एक हो गया, एक, हिमाचल 2, ठीक है, हरियाणा 3, ठीक है, मध्य प्रदेश 4। ओके, मध्य प्रदेश के बाद क्या लग जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद
छत्तीसगढ़ 5, ठीक है, उसके बाद झारखंड 6, बिहार 7, ठीक है, और उत्तराखंड 1, हिमाचल और ठीक है, उत्तराखंड। तो ये मिला के कितना हो जाएगा, ये झारखंड हो जाएगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ठीक है, ये 3 हो गया। मध्य प्रदेश 4, उसके बाद राजस्थान है, 1 है, राजस्थान भी है, ठीक है, हाँ 8 हो गया, ओके 8 हो गया। तो समझ में आ रहा है बात। तो कितने राज्यों से होकर क्या उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, ये सब 8 राज्य हो गए, ठीक है। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ओके, समझ में आ गई बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य क्रमशः सबसे बड़े और सबसे छोटे हैं। तो कौन से राज्य सबसे बड़े और सबसे छोटे हैं। अब इसके लिए अगर आपको मैप पता होगा तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रा और उत्तराखंड, ठीक है। तो मैप अगर देखेंगे तो मैप कहाँ पर है, देखो ये मैप लगा हुआ है, तो इसमें पूछा पहला छत्तीसगढ़। अब देखिए छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ ये है, ठीक है, छत्तीसगढ़ ये हो गया। फिर तेलंगाना कहाँ है, तेलंगाना ये है, ओके। उसके बाद आंध्र प्रदेश कहाँ है, आंध्र प्रदेश ये है, ओके, आंध्र प्रदेश ये हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड कहाँ पर है, उत्तराखंड यहाँ पर है, ओके, ये यहाँ वाला उत्तराखंड हो गया। तो सबसे छोटा देखो यहाँ पर दिख रहा है, सबसे छोटा जो है उत्तराखंड है, तो सबसे छोटा उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा पहले पूछा है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है ये, देखिए ये वाला। तो सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। तो मैप, अगर आपको मैप पता है तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैप आप कितना भी हो सके मैप जरूर पढ़िए, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। तो सबसे बड़ा राज्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं फिर से, आंध्र प्रदेश हो जाएगा और सबसे छोटा राज्य उत्तराखंड हो जाएगा, ओके। तो ये आंसर सही हो जाएगा, सी और डी, सी और डी सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने कम से कम 3 अन्य देशों के साथ अपनी सीमा साझा की है। तो इसमें बताना है कि सिक्किम के साथ कौन कौन से देश लगते हैं, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो मिनिमम 3 देशों से बना बॉर्डर शेयर करता है। कुल मिला के क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि कौन सा ऐसा राज्य है जो क्या कहते हैं, भारत के पड़ोसी देशों से 3 बॉर्डर शेयर करता है, मिनिमम 3 देश उससे लगती हैं बॉर्डर की, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। तो सिक्किम के साथ क्या क्या लगता है आप देख लीजिए, पहले मैप देखिए, मैप कहाँ है, मैप ये है। तो सिक्किम के साथ क्या क्या लगता है, पहली बात आप जान लीजिए। तो सिक्किम यहाँ पर है, कहीं यहाँ पर है, ठीक है। तो सिक्किम के साथ क्या कहते हैं, नेपाल लगता है, नेपाल के साथ क्या चाइना लगता है, और क्या लगता है, भूटान लगता है, ठीक है। तो सिक्किम के साथ नेपाल, तो 3 देश लगती, बॉर्डर सीमा लगती है। तो इसका तो सही हो जाएगा ऑप्शन, ये भी सही हो जाएगा। तो बताना है इसमें कौन सी साझा नहीं करती है, ठीक है, अन्य देशों के साथ साझा नहीं करती है, ठीक है। तो ये बताना है। तो पश्चिम बंगाल भी लगती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल कहाँ कहाँ लगती है, देखिए ध्यान से, पश्चिम बंगाल किसके साथ लगती है। तो पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ लगती है, ठीक है। और किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, और किसके साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, ठीक है। तो इसके समझ में आ गया। अरुणाचल प्रदेश भी चाइना के साथ लगती है, सिक्किम के साथ लगती है, और म्यांमार के साथ लगती है। तो उपरोक्त ऑप्शन सही हो जाएगा सब, ठीक है। तो भारत में किन राज्यों से कम 3 अन्य देशों के साथ सीमा साझा की है, तो उपरोक्त सही हो जाएगा, ठीक है। सिक्किम के साथ 3 बॉर्डर शेयर होते हैं, पश्चिम बंगाल के साथ भी 3 से ज़्यादा होते हैं, और अरुणाचल प्रदेश, तो सब सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मरुस्थल, उपजाऊ मैदान और मध्यम वनाच्छादित पर्वतों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। मतलब भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र पूछ रहा है जिसमें मरुस्थल भी पाए जाते हैं, उपजाऊ मैदान भी हैं, और वन क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। मतलब हर तरीके के क्षेत्र, कौन सा एरिया है भारत का जो पाया जाता है, इसमें हर तरीके के क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, उत्तर पश्चिमी भारत जो है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी भारत में क्या क्या आएगा, जो राजस्थान वाला एरिया है, वहाँ पर देखो मरुस्थल भी है, अरावली पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, वन क्षेत्र भी है, वहाँ पर मैदानी क्षेत्र भी है, पंजाब वाला एरिया पूरा मैदानी क्षेत्र भी है। तो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र जो है वो क्या हो जाएगा,
वो सब पाया जाता है वहाँ पर। उपजाऊ मिट्टी, मरुस्थल, मध्यम और अनाच्छादित पर्वतों की विशिष्ट विशेषताएं, हर तरीके की चीज़ें पाई जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना अच्छे से आपको हम समझा रहे हैं और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा काफ़ी चीज़ें, और आगे भी ढेर सारे क्वेश्चन है ऐसे करवाएंगे भी। तो अगर आपको चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, वैसे हम अक्सर बोलते नहीं हैं सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन मेहनत कर रहे हैं आप लोग। अगर मोटिवेशन एक देते रहेंगे आप लोगों से, तो आप लोगों को एक तरीका याद करने की ट्रिक जरूर सिखाते रहेंगे अच्छे से, और वीडियो जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है? क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है? तो पश्चिमी तटीय मैदान क्या होते हैं? देखो अब ध्यान से इस चीज को देखो। तो पश्चिमी तटीय मैदान क्या क्या होते हैं? देखो, जैसे ये वाला एरिया आपको सबको पता है, ये वाला एरिया पश्चिमी होता है, ये पूर्व वाला एरिया होता है। ओके, तो कच्छ वाला एरिया, जैसे ये गुजरात को जो कॉर्नर कटा वाला एरिया होता है, ये कच्छ वाला बोलते हैं। और ये वाला जो गुजरात का और वहां से कटा हुआ एरिया है, इसको कहते हैं काठियावाड़ का तट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? काठियावाड़ का तट। ठीक है, काठियावाड़ का तट बोलते हैं। और कोंकण कोस्ट किसे बोलते हैं? कोंकण कोस्ट बोलते हैं जो महाराष्ट्र के एरिया से जुड़ा हुआ एरिया है। ठीक है, तो मध्य महाराष्ट्र के एरिया से लेके कर्नाटक के एरिया को बोलते हैं कोंकण तट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। लेकिन ऑप्शन में क्या है, किनारा भी दिया, किनारा या किनारी एक ही बोलते हैं। तो ये कहाँ होता है? ये कर्नाटक वाला जो एरिया है इसे किनारी का तट बोलते हैं। ठीक है, और मालाबार कहाँ से बोलते हैं? कहाँ से कहाँ तक? पूरा केरल वाला जो तट है इसे क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। ठीक है, इसे मालाबार एक्सरसाइज होती है। क्वाड देशों के जो 4 देशों का समूह है, ठीक है, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन देशों का एक यहाँ पर एक्सरसाइज होती है मालाबार के नाम से, मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, तो क्वाड देशों की एक समूह है, जो 4 देश अभी मैंने नाम लिया। तो ये सब मालाबार एक्सरसाइज भी होती है, यहीं पर होती है। ठीक है, तो मालाबार कोस्ट ये हो गया। ठीक है, कोंकण कोस्ट हो गया। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है जो पश्चिमी तटीय मैदान का भाग, ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है, ये पूछ रहा है। तो पश्चिमी तटीय मैदान का भाग क्या? कोंकण तट भी हो जाएगा, मैंने ये बताया कोंकण तट होगा। ठीक है, किनारा तट, किनारी कर्नाटक वाला एरिया जो हो गया, किनारा तट बोलते हैं इसे। मालाबार तट हो गया, मैंने अभी बताया मालाबार तट जो केरल वाला एरिया होता है। ठीक है, तो कोरोमंडल तट इसमें जो पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है। कोरोमंडल तट क्या है? ठीक है, कोरोमंडल कर्नाटक वाला जो क्या कहते हैं, तमिलनाडु वाला एरिया, तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश वाला एरिया, ये कोरोमंडल तट होता है। ठीक है, यहाँ पर कोरोमंडल तट पे लौटते हुए मानसून होती है। ठीक है, यहाँ पर बारिश जो होती है, लौटते हुए मानसून की बारिश यहीं पर होती है, कोरोमंडल तट पे होती है। ठीक है, तो एक चीज और आपको बता दिए, तो ये समझ में आ गया, कोरोमंडल तट जो होता है वो पूर्वी तटीय मैदान क्षेत्र है। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान है। और ये सब जो एरिया है, कोंकण, किनारा किनारी, मालाबार तट, ये सब क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान है। ओके, तो समझ में आ गई बातें। तो 1 2 3 सब सही हो जाएगा। 1 2 3 ये सब पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, क्या पता पूछ रहा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है, ये बताना है आपको। तो 3 कथन दिए हुए हैं आपको। या भूमध्य रेखीय जलवायु का आनंद मिलता है, यहाँ पर क्या होता है? भूमध्य रेखीय जलवायु का आनंद मिलता है, पहला ऑप्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कोई ऑप्शन क्या है? यह भारत का एकमात्र स्थान है जहां ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, और यह भारत का एकमात्र स्थान है जहां मूंगा तल पाया जाता है। ठीक है, मूंगा क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ मूंगा क्या होता है। तो ज्वालामुखी तो पाया जाता है अंडमान निकोबार तट पे। ठीक है, और यहाँ पर मूंगा पाया जाता है, ये दोनों सही है। ठीक है, मूंगा तल भी पाया जाता है, ज्वालामुखी भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे पाई जाती है। ठीक है, तो ये दोनों तो कथन सही हो जाएगा। भूमध्य रेखीय जलवायु का आनंद यहाँ पर नहीं मिलता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या सही हो जाएगा? 2 और 3 सही हो जाएंगे। ठीक है, 2 और 3 सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है 2 और 3 सही हो जाएंगे। ठीक है, भारत यहाँ पर ज्वालामुखी स्थित है, ये बात सही है, और मूंगा तल पाया जाता है, यहाँ पर सही है। अब मूंगा क्या होता है आप लोग समझ रहे हैं, मूंगा तल क्या, मूंगा क्या होता है? तो मूंगा हमको बता देते हैं। मूंगा एक तरह का जीव होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उससे जो मोती टाइप को निकालते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अंगूठी में या कहीं हाथ में पहना जाता है। ठीक है, एक तरह का मोती टाइप का होता है। तो ये देखो, जैसे यहाँ पर ये अंगूठी लगी है ना यहाँ पर, तो ये मूंगा का ही है ये। ठीक है, ये मूंगा का ही पत्थर, एक तरह का पत्थर होता है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। तो मूंगा होता है क्या, तो ये सब चीज़ें होती हैं।
तो समझ में आ गई बात। तो ज्वालामुखी स्थित होता है, बात सही है, ठीक है। मूंगा तल पाया जाता है, अब बात सही है। तो निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में के संबंध में दो कथन, दूसरा और तीसरा कथन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उच्चतम बिंदु सैंडल शिखर द्वीप के निम्नलिखित में किस भाग में स्थित है? मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु, जो सबसे उच्चतम शिखर जो है उसे सैंडल शिखर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सैंडल शिखर बोलते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में ये पूछ रहा है, ठीक है, किस भाग में पूछ रहा है। तो आप ये जान लीजिए कि इसका तो आंसर उत्तरी अंडमान हो जाएगा पहली बात तो, ठीक है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हम कई पार्ट में डिवाइड किया गया, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, किस साइड कहां पर है, तो इसको हम मैप में देखते हैं। तो मैप में कहां पर है, देखिए ये वाला जो एरिया है उत्तर, इसे नॉर्थ अंडमान बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसे मिडिल अंडमान बोलते हैं इसे। ये नॉर्थ, ऊपर वाला नॉर्थ अंडमान हो गया, नीचे वाला मिडिल अंडमान हो गया, ठीक है। उसके बाद है ये दक्षिण अंडमान हो गया ये, ठीक है। और उसके बाद ये अंडमान के बाद ये निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल जो है पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। तो पूछ भी ये भी सकता है कि पोर्ट ब्लेयर किस, मतलब जो पोर्ट ब्लेयर कैपिटल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, वो अंडमान में है या निकोबार में है। तो आपको कुछ मैप से देख रहे होंगे, आप मैप से देख रहे होंगे कि पोर्ट ब्लेयर कहां पर है, कहां पर है, तो दक्षिणी अंडमान में है, ठीक है। और उसके बाद एक लिटिल अंडमान भी है, देखो यहाँ पर लिटिल अंडमान भी है, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर के जस्ट नीचे लिटिल अंडमान भी है। तो पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? दक्षिणी अंडमान में पाया जाता है। उसके बाद है, और इसके बाद सैंडल द्वीप जो है ये उत्तरी अंडमान में पाया जाता है, ठीक है। सैंडल शिखर जो है उत्तरी अंडमान में पाया जाता है, ओके। तो ये सब समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखो निकोबार द्वीप आइलैंड है, निकोबार है, ये निकोबार उत्तरी, ठीक है। उसके बाद ये ग्रेट निकोबार है, ठीक है। और ये लिटिल निकोबार है, ठीक है। ग्रेट निकोबार की जस्ट ऊपर लिटिल निकोबार है। तो सबसे लास्ट वाला क्या है? ग्रेट निकोबार है, ठीक है। तो समझ में आ गया, कितने क्वेश्चन इससे क्लियर हो गए आपको। मैप जैसे कोई भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखिए तो आप मैप कोशिश करिए कि मैप जरूर आपको याद हो, ठीक है। बिना वो मैप कोई भी चीज़ें ज्योग्राफी याद करेंगे भूल जाएंगे आप। तो मैप में आप देख रहेंगे तो आप अब इसको देखेंगे, कभी भी अगर पूछा जाएगा कि सैंडल शिखर कहाँ पर है, तो आप तुरंत बताएंगे कि नॉर्थ अंडमान में है, ठीक है। कहाँ पर है? नॉर्थ अंडमान में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन मैंग्रोव कितना प्रतिशत भारत के क्षेत्र में है, ठीक है। तो सुंदरवन डेल्टा आप देखते होंगे कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल खाड़ी में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में है, और बांग्लादेश में भी पाया जाता है। तो पूछ रहा है कि जो सुंदरवन मैंग्रोव पाया जाता है, मैंग्रोव जो होता है वो भारत के क्षेत्र, कितना हिस्सा भारत के क्षेत्र में है और कितना बांग्लादेश के क्षेत्र में है, ये बताना है। तो 40% जो होता है, 40% जो है वो सुंदरवन मैंग्रोव जो है भारत के क्षेत्र में है। तो 40% कितना है? भारत के क्षेत्र में है, ओके। और बांग्लादेश में 60%, ओके। तो पूछ सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि भारत के बारे में पूछे, बांग्लादेश से पूछ सकता है कि सुंदरवन मैंग्रोव जो है वो बांग्लादेश में कितना परसेंट है, तो 60% हो जाएगा, ओके। और 40% भारत में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार के कुछ हिस्सों में से एक प्रकार का सपाट शीर्ष वाला टेबल लैंड है, ठीक है। तो क्या है? छोटा नागपुर पठार के कुछ हिस्सों में एक प्रकार का, छोटा नागपुर का पठार हम बताते हैं कहां पर है, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार पहले बात तो जान लो, झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में। तो छोटा नागपुर के पठार के कुछ हिस्सों में एक प्रकार का शीर्ष वाला टेबल लैंड है, ठीक है। तो टेबल लैंड क्या होता है? जो अचानक, मतलब एक टेबल टाइप का होता है, उठा हुआ जमीन से अचानक उठा हुआ पोर्शन जो होता है उसे टेबल लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर पठार कुछ हिस्सों में एक प्रकार का शीर्ष वाला टेबल लैंड है। इसे स्थानीय रूप से निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो टेबल लैंड जो उठा हुआ पार्ट है उसे क्या बोला था, किस नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा में, ठीक है। और कहां पर है? छोटा नागपुर का, झारखंड में है, ये भी जान लो, ठीक है। तो इसको पैट बोलते हैं, ठीक है। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर की जो उठा हुआ टेबल लैंड वाला हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं? पैट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पैट, ओके। तो पैट आंसर सही हो जाएगा, पैट सही हो जाएगा, ओके। और बता देते हैं, जैसे बुंदेलखंड का पठार जो है, सुने होंगे आप, पठार के बारे में बता देते हैं। अगर एक दिन किसी दिन सेपरेट वीडियो लेके आते हैं पठार के बारे में अच्छे से, लेकिन अभी हम यहाँ पर मुँह जबानी जैसे आपको बता देते हैं। तो बुंदेलखंड का पठार जो है एमपी और यूपी में है, ठीक है। तो बुंदेलखंड का कहाँ? एमपी और यूपी में है, ओके। और उसके बाद छोटा नागपुर को मैंने बता दिया झारखंड में है,
ठीक है। और दंडकारण्य का पठार जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? दंडकारण्य का पठार जो होता है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और दक्कन का पठार कहां पर है? तो दक्कन का पठार जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है, ठीक है। कहां पर है? दक्कन का पठार कहां? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। आप मैप लेके बैठिएगा अभी, ठीक है, और देखिएगा कहां पर कौन कौन से पठार है। अगर मैप लेके पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, पठार पे लेके आएंगे तो अच्छे से आपको हर डिटेल में चीज़ें बताएंगे। पठार कहाँ पर, कौन पर्वत कहाँ पर है, कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, ठीक है। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि यहीं पर कन्फ्यूजन होती है। कोई नदियों के बारे में पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पर कौन सी नदी निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, कहाँ पर गिर रही है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगर इसका रिस्पांस इस वीडियो का अच्छा रहा तो हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप लोग भी शेयर जरूर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर नेक्स्ट वीडियो अगर आपको अच्छे से देखना है तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। मैसूर का पठार कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तेलंगाना का पठार जानते हो, तेलंगाना में ही है। विदर्भ का पठार महाराष्ट्र में है। और दक्कन ट्रैप कहाँ? दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र और गुजरात के वाले एरिया में जो है वो दक्कन का ट्रैप आता है, ठीक है। तो हम फिर से एक बार बता देते हैं, अगर नोट्स करना हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बुंदेलखंड का पठार जो है एमपी और यूपी में है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। अच्छा, अगर इसकी ट्रिक चाहिए होगी, क्या कहते हैं, पठार की याद करने की ट्रिक आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम ट्रिक जैसे बना के अच्छे से हम याद करवा देंगे। और दंडकारण्य का पठार कहाँ पर है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। और दक्कन का पठार कहाँ है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है, ओके। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। और उड़ीसा क्या कहते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी दक्कन का पठार आ जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गई बातें? इतना चीजें हो गई। मैसूर का पठार कहाँ पर? कर्नाटक में है। तेलंगाना का पठार तेलंगाना में है। विदर्भ का पठार महाराष्ट्र में है। और दक्कन ट्रैप कहाँ है? दादरा नगर हवेली, वो महाराष्ट्र और गुजरात में है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? ये नदी देखो, अभी तक पूछा जाता था पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम नदियों के बारे में पूछा जाता था, लेकिन ये एक यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिक क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि ये उत्तर से, मतलब नॉर्मली क्या हो गया, जो भारत का ढलान है वो उत्तर से दक्षिण साइड में ढलान है, ठीक है। और वैसे अगर देखा जाए तो पूरब से पश्चिम की तरफ ढलान है, ठीक है। लेकिन ये नदी जो है और नदियां जो हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं बहती हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हैं। लेकिन ये नदी जो है ये उत्तर से दक्षिण की तरफ, क्या कहते हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, ओके। तो दक्षिण से, ये मान लो भारत है ये, ठीक है, भारत वाला एरिया हम आप देखे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर उत्तर से दक्षिण वाला एरिया जो है, मान लो ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो और नदियाँ, भारत का ढलान का इधर है, इधर साइड में है, ठीक है, या इस साइड ढलान है। बंगाल खाड़ी में मैक्सिमम नदियाँ गिर जाती हैं, लेकिन ये नदी जो है ये ऊपर की साइड बहती है, ठीक है। और ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नदी भी है, सोन नदी, ठीक है। तो समझ में आ गई बात? तो कौन सी आंसर से हो जाएगा? सोन नदी है, ठीक है। और सोन नदी क्या है? तो सोन नदी जान लो, सोन नदी जो है मध्य प्रदेश में स्थित एक बारहमासी नदी है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और कौन सी नदी है? बारहमासी नदी है, इसमें हमेशा पानी भरा रहता है। यह मध्य प्रदेश के अन्नपूर जिले में अमरकंटक पहाड़ी के पार्ट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश, एमपी से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? एमपी से, ठीक है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और कौन से जिले से? अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी निकलती है। और बिहार के पटना में जाके ये सोन नदी गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी नदी हो जाएगी। और सोन नदी जो है यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। तो समझ में आ गई? गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो सोन नदी है। वो दक्षिण की पूछ रहा है, ठीक है। दक्षिण की सहायक नदी जो है वो सोन नदी हो जाएगी। तो क्या है? सोन नदी जो है यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिण की सहायक नदी है, ओके। तो समझ में आ गई बातें? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो क्या हो जाएगा? सोन नदी हो जाएगा। अच्छा, एक नदी और है, एक नदी आपको बता देते हैं, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। वो पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, क्या। और नॉर्मल नदियाँ क्या होती हैं? पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, क्या कहते हैं? पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है। ये पश्चिम है, इधर से पूरब की तरफ बंगाल खाड़ी में गिरती हैं आके, ठीक है। बंगाल खाड़ी में आके गिरती हैं। लेकिन जो दो नदियां हैं वो नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, वो अरब सागर में आके गिरती हैं। इसलिए वो पूरब से, क्या कहते हैं,
पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो कौन सी नदी है पूरब से पश्चिम बहने वाली? नर्मदा और ताप्ती पूरब से पश्चिम हो जाएंगी, और उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन नदी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी एक महाराष्ट्र से निकलती है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है? ठीक है, और आंध्र प्रदेश तट में बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो देखो सिंपल सी बात है, इसकी आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी हो जाएगा। तो कृष्णा नदी जो होती है वो महाराष्ट्र से महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है कृष्णा नदी? महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश, ठीक है, होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। ठीक है, तो कहां से निकलती है कृष्णा नदी? महाराष्ट्र से निकलती है। ओके, उसके बाद एक है, इसका मैप हम तुमको दिखाते हैं। ठीक है, मैप कहां पर है? ये मैप है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं, कृष्णा नदी कहां से निकल रही है? महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र कहां पर है? यहाँ पर है महाराष्ट्र। ठीक है, ये वाला महाराष्ट्र वाला एरिया ये है। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है और कहाँ पर होते हुए निकलती है? कर्नाटक आंध्र प्रदेश होकर बहती है। ठीक है, तो कर्नाटक आंध्र प्रदेश होकर बहती है, ये वाला एरिया कृष्णा नदी, ये वाला एरिया यहाँ की बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये वाला एरिया हो गया। यहाँ पर एक नदी दिया है कावेरी नदी। ठीक है, कहाँ दिया है? कावेरी नदी ये दिया है। ठीक है, ये कावेरी नदी दिया है। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। ठीक है, कर्नाटक कुर्ग जिले से निकलती है और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से निकलती है। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? एसएससी में क्वेश्चन आया था कि जो कावेरी नदी है कहाँ, किस पहाड़ी, कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। ठीक है, कर्नाटक के कुर्ग जिले से। ठीक है, और तमिलनाडु में हो गया बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तमिलनाडु वाला एरिया यही है। ठीक है, और बंगाल खाड़ी में यहाँ आगे गिर जाती है। ठीक है, तो ये सब हो गया। तो इन सब नदियों के बारे में आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी और उसकी सहायक नदियों की निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित है? ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मतलब नदी है और उसकी सहायक नदी हो, मतलब नदियों रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स के बारे में बताना है। कौन सा जोड़ा इसमें से जो है गलत है ये बताना है, मतलब कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है आपको। तो गोदावरी जो है वो बैनगंगा की ट्रिब्यूटरी है, बात सही है। ठीक है, तो गोदावरी बैनगंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई, मतलब सहायक नदी हो गई, और कावेरी जो है भवानी नदी की ट्रिब्यूटरी हो गई, मतलब इसको क्या बोलते हैं? कावेरी भवानी की क्या कहते हैं? सहायक नदी हो जाएगी। कृष्णा जो है भीमा नदी की, ठीक है, क्या हो जाएगी? भीमा नदी है। ठीक है, तो कृष्णा जो है भीमा नदी की सहायक नदी हो जाएगी। तो इसमें जितने भी युग्म हैं सब सही में सुमेलित किए गए हैं। ठीक है, तो कृष्णा भीमा हो जाएगा, कावेरी के भवानी हो जाएगा, गोदावरी के बैनगंगा हो जाएगा। तो उपरोक्त ऑप्शन जो है सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक नदी और उसकी सहायक नदियों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो गोदावरी के बैनगंगा हो जाएगा, कावेरी के भवानी, कृष्णा का भीमा, और उपरोक्त तो सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसका मतलब आपको सेशन अच्छा लगा है। ठीक है, नहीं तो आप क्विट कर जाते। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और ऐसे भी क्लासेस आपको लेते रहेगी, और जो भी कोई भी क्वेश्चन आपको देखना है, कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस क्लास का कैसी लगी आपको ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।